मृदुला गर्ग एक सशक्त रचनाकारा है। ये बहुत ही सुंदर इनका ये निबंध है, मेरे संग की औरतें। ये एक आत्मकथात्मक निबंध है और इसमें लेखिका ने अपने और अपने पारिवारिक सदस्यों के उन प्रेरक प्रसंगों को उठाया जिनसे हमें भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे संग की औरतें। स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य और व्याकरण गुरु चैनल में, जिसमें आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। चलिए सार करते हैं इसका। जो मृदुला गर्ग जी हैं, उनकी नानी उनके बचपन से पहले से ही संसार में से चली गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए लेखिका जो हैं उससे कहानी सुनने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाई। इसी कारण से लेखिका अपने जैसे लोगों के लिए कहानी लिखती हैं। लेखिका की नानी की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग बताई है। उनकी नानी अनपढ़ थी और पर्दा प्रथा में बहुत विश्वास करती थी। उनकी शादी के पश्चात थोड़े ही समय में उनके पिता नानी के पति यानी कि लेखिका के नाना भारत छोड़कर विलायत में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करने के लिए चले गए और जब वह पढ़ाई करके वापस आए तो विलायती ढंग से ही भारत में रहने लगे। लेकिन नानी अपने ही ढंग से जीवन जीती थी। अब जो बाहर रह के आएगा उसके तो तौर तरीके बदल ही जाएंगे। फिर उसने अपने पति की जीवन शैली को कभी वो भी टोका टाकी भी नहीं की। ठीक है, जो जैसे जी रहा है अच्छा जी रहा है। जब वो मरने वाली थी तो उसने अपने पति के द्वारा प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारे लाल शर्मा को बुलवाया और कहा कि उनकी बेटी का विवाह किसी देशभक्त क्रांतिकारी से ही करें। वो अंग्रेज साहबों के गुलाम ना बने, यानी कि उसकी बेटी का जो पति है, उनका जो जवाई हो, वो क्रांतिकारी हो, अंग्रेज़ों का गुलाम ना हो। उसकी इच्छा और स्वतंत्र विचारों को सुनकर सभी बड़े हैरान रह गए कि मरते मरते उनकी नानी ऐसी बातें कर रही थी। उनके लिए दूसरों के तरह जीने से अच्छा है स्वतंत्रता से अपनी तरह से एक बेहतर जीवन जिया जाए। लेखिका की नानी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी माँ का विवाह एक बड़े ही पढ़े लिखे युवक से हुआ और सच में ही उनकी बात सच्ची रही। वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लेते थे। ICS की परीक्षा में भी नहीं बैठने दिया गया था। उसके पास कोई खानदानी धन भी नहीं था, बल्कि उनका जवाई ऐसा था। इसलिए उसकी माँ को विवश होकर अपनी माता और गांधी जी के विचारों को अपनाना पड़ा। वो शरीर से इतनी पतली और दुबली थी कि उसके लिए खादी की साड़ी संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। उसकी सास उनकी दुर्बलता का यानी कि पतलेपन का मजाक भी किया करती थी। मृदुला जी की माँ का अपने ससुराल के परिवार पर बहुत ज़्यादा दबदबा था। जो मृदुला जी हैं उनकी माता का चलती थी उनकी। उसके क्या कारण, उन्होंने 2 कारण बताए हैं। पहला कारण बताती हैं कि ससुराल वाले अन्य भारतीयों की भांति अंग्रेज़ों से प्रभावित थे। भले ही उनका लड़का क्रांतिकारी रहा हो, लेकिन घर में दबदबा अंग्रेज भक्त ससुर का चलता था, जो कि बैरिस्ट्री करके आए थे और अंग्रेज़ों की तरह रहते थे। ऐसी परिस्थिति में घर में एक सिरफिरे क्रांतिकारी की पत्नी होना परिकथा सा एक रोमांच जैसा माहौल पैदा करता था। दूसरा कारण, उसका एक प्रभावशाली खुद का भी व्यक्तित्व था। वो सुंदर थी, नाजुक थी, ईमानदार, निष्पक्ष और गैर दुनियादार थी, यानी कि छोटी छोटी बातों पर नाक बोनी सुकोड़ती थी, दरिया दिल थी, बड़ी अच्छी थी। इसलिए उसे घर के सामान्य कार्य करने के लिए भी नहीं कहा जाता था। उनकी तो केवल सलाह भर ली जाती थी कि ये काम ऐसे कर लिया जाए, आप बताइए, जिसका पूर्ण पालन किया जाता था। उनकी सलाह का पूरा मान रखा जाता था। उसके ससुराल के अन्य जो लोग थे वो ही गृहस्थी का, बाकी घर का जो रसोई का बाकी काम है वो संभालते थे। मृदुला जी ने कभी अपनी माता को भारतीय माँ जैसा नहीं देखा था। उसने ना कभी अपने बच्चों को लाड प्यार किया, ना कभी उनके लिए खाना बनाया, ना ही एक अच्छी बहू या पत्नी होने जैसी शिक्षा दी मृदुला जी को। वो घर के कामों में भी रुचि नहीं लेती थी। वो अपना अधिक समय पुस्तकें पढ़ने में ही बिताती थी। पुस्तकों के साथ साथ एक और शौक़ था, वो था संगीत का। लेकिन घर के सदस्य उन्हें कभी कोई ताना नहीं देते थे कि वो सारा दिन पढ़ती रहती है या सारा दिन संगीत सुनती रहती है। अगर हमने से कोई बहू ऐसा करे तो पता नहीं कितनी बातें हो जाएं, ऐसा करने ही नहीं दिया जाता है। लेकिन उनके लिए ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी।
उनमें 2 गुण बड़े बढ़िया वाले थे। कौन से? एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, दूसरा वो एक की गोपनीय बात को दूसरों के आगे नहीं रखती थी। बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत बहुत धैर्य चाहिए, बहुत सहन शक्ति चाहिए। पहला गुण झूठ ना बोलना। आज के समय में हम दिन में जाने कितने झूठ बोल देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करती थी। दूसरा गुण उनका था, ये कई बार प्रश्न भी आया, दूसरा गुण उनका था कि एक की जो सीक्रेट बात है वो दूसरों तक नहीं करती थी। इसलिए जो बाहर के, घर के बाहर के लोग थे वो भी उनके मित्र बने हुए थे, उनके ऊपर पूरा भरोसा करके अपनी सारी बात कह देते थे। माँ की भूमिका हमारे जो उनके मृदुला जी के पिता हैं वो ही निभाते थे। लेखिका की एक परदादी भी थी, उनकी कहानी भी बहुत अजीबोगरीब है। क्या कहानी है कि उन्हें सदा परंपराएं तोड़ने में बड़ा मज़ा आता था। जो परंपरा है अगर उनको ठीक नहीं लगती तो वो तोड़ देना चाहते थे। उन्होंने मंदिर में जाकर यह ऐसी प्रार्थना की, ऐसी मन्नत मांगी थी कि पहला बच्चा उनकी बहू का लड़की हो, जबकि लड़की कोई भी नहीं मांगता, और उन्होंने पहला बच्चा लड़की मांगी। पूरे गांव के लोगों को विश्वास था कि उसके तार तो भाई भगवान को पूरा मानती है, उसकी पूरी बात मानी जाएगी। और लेकिन भगवान जी ने उनकी ऐसी सुनी कि एक नहीं 5-5 लड़कियां हो गई। जब भी मैं इसे पढ़ती हूँ मुझे 5 लड़कियों वाला एक नाटक आता था, हम 5, मुझे वो याद आ जाता है। चलिए आगे करते हैं। आज के बच्चों को तो कहाँ पता होगा कोई ऐसा नाटक भी आता था। मृदुला जी की परदादी के बारे में एक और घटना भी बहुत प्रसिद्ध है कि एक बार घर के सभी जो आदमी हैं वो बारात में गए हुए थे। घर की सारी स्त्रियां जागरण मना रही थी, जागरण कर रही थी, और परदादी जी के शोर से बचने के लिए किसी दूसरे कमरे में जाकर, मतलब उस जागरण का शोर जो हो रहा था उस शोर से बचने के लिए वो दूसरे कमरे में जाकर सो गई। उसी समय एक चोर सेंध लगाकर उनके कमरे में आया और कमरे में हलचल होने से परदादी जी की आंख खुल गई, नींद खुल गई। उसने कहा, अरे तुम कौन हो? चोर ने कहा, जी मैं हूँ। चोर डर गया थोड़ा, तो परदादी जी ने कहा कि तुम कोई भी हो, मेरे लिए कुएं से 1 लोटा पानी लेकर आओ। बड़े रोब से कहा। चोर डर गया और उसने हिचकिचाते हुए हड़बड़ाहट में कह दिया कि मैं तो चोर हूँ। बुढ़िया ने कहा, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। दोबारा से उन्होंने कहा कि आधा लोटा पानी पीकर चोर से पहले पानी मंगवाया, और चोर पानी ले भी आया और आधा लोटा पानी पिया और चोर से कहा, ले आधा तू पी ले। चोर ने पानी पी लेने पर उनसे कहा, अब हम माँ बेटे हुए, अब तू चोरी कर या खेती कर। चोर बाहर निकलता हुआ हवेली के पहरेदारों द्वारा पकड़ा गया और उसने माफ़ी मांगी तो वो बच भी गया। उसके बाद उसने चोरी करना छोड़ दिया और खेती करना शुरू कर दिया। ये बड़ी बहुत प्रसिद्ध बात है जो उनके परदादी जी के जीवन में हुई, और कितना सशक्त, कितना प्रौढ़, कितना स्वतंत्र व्यक्तित्व दिखाया परदादी जी का। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। सब जगह आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन लेखिका को बुखार था, मृदुला जी को, इसलिए डॉक्टर ने उसे जश्न में शामिल होने से मना कर दिया और वो मन महसूस कर रह गई, घर पे ही रह गई। लेखिका और उसकी सारी 4 बहनें कभी किसी हीन भावना की शिकार भी नहीं हुई कि मृदुला जी के परिवार के सभी बच्चों के 2-2 नाम थे, एक घर का और एक बाहर का। होता है ना ऐसा कि स्कूल में नाम के कुछ और होता है, कई बार तो हमें स्कूल वाला नाम याद भी नहीं रहता क्योंकि हम घर में उस नाम से बुला रहे होते हैं। लेखिका का नाम उमा और बाहर का मृदुला गर्ग था। याद रह जाएगा, ये प्रश्न बहुत बार आता है कि मृदुला जी का घर का नाम क्या है? उमा। उनकी छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा था। इसी तरह से बड़ी बहन का घर का नाम रानी और बाहर का मंजुल भगत था। सुना हुआ होगा आपने, मंजुल भगत भी साहित्य में अच्छा नाम है। उनकी 2 छोटी बहनों का नाम रेणु और अचला, और भाई का नाम राजीव था। अचला अंग्रेजी लिखती थी और भाई राजीव हिंदी में लिखते थे। रेणु का स्वभाव तो अत्यंत विचित्र था। वो गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती और कहती थी कि थोड़े से रास्ते के लिए गाड़ी में क्यों बैठें, हम पैदल भी तो जा सकते हैं। इसलिए वो पैदल ही घर पहुंचती, और चाहे पैदल पहुंचने में वो कितनी भी थक जाती, पसीने से भर जाती, लेकिन वो पैदल जाना ही पसंद करती थी। एक बहुत उच्च विचार है। एक बार उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उसका चित्र भी मंगवाया था। इससे पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा भी बहुत हुई थी, वो प्रसिद्ध हो गई थी। वो तो बीए की परीक्षा देना भी उचित नहीं समझती थी। उसे लगता था कि ये तो एक गुलामी की बात है। जब कोई
इसे इत्र भेंट करता, परफ्यूम यानी कि, तो वो तपाक से कहती नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। वैसे बहुत से लोग इत्र लगाना यानी कि परफ्यूम लगाना पसंद नहीं करते हैं, शायद मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तीसरे नंबर की चित्रा, वो भी बहुत अजीब, वो खुद पढ़ने के बजाय दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा बिजी रहती थी। उसके अपने अंक तो कम आते लेकिन उसके जो शिष्य हैं उनके अंक बहुत आ जाते हैं। ये बात मेरे साथ भी है, मेरे स्टूडेंट्स के नंबर बहुत आ जाते हैं और मेरे मैं रह जाती हूँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। चलिए आगे देखते हैं ये क्या कहती हैं। जब शादी करने का टाइम आया तो उसने एक ही नज़र में लड़के को देखकर ये क्लियर कर दिया, ये घोषणा कर दी कि वो विवाह करेगी तो इसी से, और अंत में उसी लड़के से ही उनका विवाह भी हो गया, यानी कि मनपसंद लड़के से विवाह हो गया चित्रा जी का। अब बात आती है अचला, जो सबसे छोटी बहन है। उसने पहले MA इकोनॉमिक्स किया यानी कि अर्थशास्त्र, और फिर पत्रकारिता यानी कि जो मीडिया है, पत्रकारिता अखबार वाला जो पोर्शन होता है उसमें दाखिला ले लिया, और पिता की पसंद के लड़के से विवाह किया। 30 वर्ष की आयु में वो लिखने लगी। सभी बहनों ने वैवाहिक जीवन का निर्वाह बहुत अच्छे से किया। विवाह के बाद लेखिका जो मृदुला जी हैं वो बिहार के एक छोटे से जगह डालमिया नगर में रहने लगी। वहाँ की औरतों के साथ उसने कई ऐसे नाटक भी किए। फिर वो कर्नाटक के छोटे कस्बे बागलकोट में रहीं। वहाँ उसने कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने की सिफारिश की, किंतु वो सिफारिश मानी नहीं गई, अस्वीकृत हो गई। फिर लेखिका ने वहाँ अपने प्रयासों से प्राइमरी स्कूल खोल दिया ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। बस ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लास्ट में वो एक आध लाइन में ये लिखती हैं कि रेणु लेखिका की अपेक्षा कहीं अधिक जिद्दी और बहादुर थी। वो जिस काम को करने के लिए ठान लेती थी उसको करके ही दिखाती थी। एक दिन बारिश के कारण उसके स्कूल की बस नहीं आई। वो 2 किलोमीटर पैदल ही स्कूल जहाँ पहुँची। स्कूल बंद था, उसे उसका कोई दुख नहीं हुआ कि इतनी बारिश में पैदल चल के गई। उसका मानना तो ये था कि अकेलेपन का मज़ा कुछ और ही होता है। ये अंतिम पंक्तियाँ हैं, बहुत अच्छी हैं कि अकेलेपन का मज़ा कुछ और ही होता है। तो मृदुला गर्ग जी के निबंध आत्मकथात्मक निबंध कह सकते हैं। मेरे संग की औरतें का सार यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। कोई कोई प्रसंग आपको याद भी रह गए होंगे। एक बार इसको दोबारा से पढ़ लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है मेरे वीडियोज़ को 1 से 2 से 3 बार देख लें तो आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही सारी बात समझ आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।